स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने लिया है डिस्कस करने के लिए उसका नाम है स्टडी ऑफ पोइट्री, जिसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो विक्टोरियन एज के बहुत ही बड़े फेमस लिटरेरी क्रिटिक है। ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फोरमोस्ट पोइट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फेमस। और इन्होंने ये स्टडी ऑफ पोइट्री जो लिखा है, उनका ये स्टडी ऑफ पोइट्री भी एक मोस्ट फेमस पीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, उनका ये ऐसे है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो इनका जो ये वर्क है स्टडी ऑफ पोइट्री, इसमें आर्नोल्ड जो है वो ही इज़ फंडामेंटली कंसर्न्ड विथ हिज पोइट्रीज। वो अपने पोइट्री के हाई डेस्टिनी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और उनका ये मानना है कि मैनकाइंड विल डिस्कवर दैट वी हैव टू टर्न टू पोइट्री टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस। उनका ये मानना है कि जो मैनकाइंड, जो ह्यूमन बींग्स है, वो डिस्कवर करेंगे कि पोइट्री जो है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो हम लोग की लाइफ को दर्शाता है और वो हम लोग को कंसोल करता है टू सस्टेन अस। ठीक है, एज साइंस एंड फिलोसफी विल इवेंचुअली प्रूव। और वो आर्नोल्ड बोलते हैं कि साइंस और फिलोसफी जो है वो इवेंचुअली ये प्रूफ कर देगा ये बात को कि पोइट्री जो है, पोइट्री हम लोग को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पोइट्री हम लोग इंटरप्रेट करता है लाइफ को हम लोग के लिए। ठीक है, पोइट्री टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस। ठीक है, at the root of Arnold's argument in his desire to illuminate and preserve the poets, he believes to the, वो इसमें touchstone method के बारे में बताए हैं, touchstones of literature, and to ask questions about the moral value of poetry that does not campaign truth, beauty, valor and clarity। इसमें जो है ना ये जो इनका आर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोइट्री है, इन्होंने इसमें टचस्टोन मेथड के बारे में बात किया है। टचस्टोन मेथड क्या होता है कि टचस्टोन जो है वो कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग एक पोइट्री से दूसरे पोइट्री को कंपेयर करना एंड इन अ साइंटिफिक वे, वो होता है टचस्टोन मेथड। तो इसमें पोइट्स जो है ही desires his illustrates and preserve the poets he believes to the touchstones of literature और and to ask questions about moral values। टचस्टोन मेथड में एक बिलीव करते हैं और एक है कि वो क्वेश्चंस करते हैं मॉरल वैल्यू ऑफ पोइट्री को एंड डज नॉट कैंपेन ट्रुथ। और वो ना कोई भी ऐसा वैसा आंसर का ये नहीं करते हैं कि ट्रुथ ब्यूटीफुल, नहीं, जैसा पोइट्री है मॉरल वैल्यू के ऊपर ही बस फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सो अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, ये जो फ्यूचर ऑफ पोइट्री है, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज़ इमेंस। पोइट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इज़ इमेंस बिकॉज इन पोइट्री वेयर इट इज़ वर्दी ऑफ हाई where it's worthy of its high destinies, our race as time goes on will find a surer and surer stay। और ये जो surer and surer stay है मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब से ये सिर्फ पोइट्री में ही मिल सकता है। there is not a creed which is not shaken, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, there is no creed which is not shaken। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि not received a tradition which does not threaten to dissolve our culture। So he's telling about the culture, our culture that has been materialized itself in the fact that in the supposed fact that has attached its emotion to fact। ठीक है, इसमें जो हमारा कल्चर है वो एक फैक्ट हो गया, उसमें मटेरियलाइज कर लिया एक फैक्ट को उसने, और कल्चर ने, दैट इमोशंस इज अटैच्ड टू द फैक्ट एंड नाउ द फैक्ट इज़ फेलिंग इट। और वो फैक्ट जो है अब इमोशंस में खड़ा नहीं हो पा रहा है। बट पोइट्री के लिए द आइडिया इज़ एवरीथिंग, द रेस्ट ऑल इज़ द वर्ल्ड ऑफ एल्यूजन, डिवाइन एल्यूजन। ठीक है, लेकिन पोइट्री के हिसाब से बस पोइट्री को लिखने के लिए बस एक आइडिया चाहिए। ठीक है, पोइट्री के लिए द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एन एल्यूजन, अ डिवाइन एल्यूजन। एक पोइट जो लिखता है तो वो क्या करता है, वो अपनी इमेजिनेशन, अपना बस उसको एक आइडिया ही चाहिए। ठीक है, पोइट्री अटैचेज, और पोइट्री क्या करता है कि अपने इमोशंस को आइडियाज़ में अटैच करता है। ठीक है, और वो जो आइडिया है वही फैक्ट है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन डे टू डे इज़ इट्स कॉन्शियस अनकॉन्शियस पोइट्री। ठीक है, The strongest part of our religion today is its unconscious poetry। ठीक है, ये तो हो गया एक अच्छा इंट्रोडक्शन। ये जो है एक विक्टोरियन क्रिटिसिज्म है स्टडी ऑफ पोइट्री, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने आर्ट एंड मोरालिटी के ऊपर बात किया है। और उनके हिसाब से आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यहाँ पर उन्होंने ना कैराइल रश्किन के बारे में बोला है कि उन्होंने क्या बोला है उनके हिसाब से मॉरल व्यूज़, कैराइल रश्किन के हिसाब से। ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देते हैं कैराइल रश्किन का, CARLYLE, कैराइल रश्किन RUSKIN। ठीक है, कैराइल रश्किन के हिसाब से जो मॉरल व्यूज़ है शुड बी दी बेंचमार्क टू जज द वर्क ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो कैराइल रश्किन के हिसाब से जो हम लोग जो है ना एक वर्क ऑफ लिटरेचर को मॉरल व्यूज़ से जज करना चाहिए। ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है ना, आर्ट को एक आर्ट के तरीके से एक मॉरल व्यू के ऊपर ही जज करना चाहिए। आर्ट शुड बी फॉर दी
बेटरमेंट ऑफ लाइफ। और उनके हिसाब से जो भी लिखा हो, जो भी आर्ट हो, पोइट्री भी एक आर्ट है ना, तो आर्ट जो है ना वो एक लाइफ का बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आर्ट एंड मोरालिटी। अब नेक्स्ट है आर्ट एंड एस्थेटिक प्लेजर। जिसको भी एस्थेटिक का स्पेलिंग नहीं आता है, मतलब होते हैं कोई कि जल्दी जल्दी लिख रहे हो और स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो गया, तो उनके लिए मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग यहाँ पे। सो आर्ट एंड एस्थेटिक प्लेजर के बारे में फर्स्ट तो मैथ्यू एंड्रॉल ने आर्ट और मोरालिटी के बारे में बात किया, जिसमें उन्होंने कैराइल रस्किन का एग्जाम्पल दिया है। और कैराइल रस्किन ने क्या कहा है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखो और नोट्स बना लो कि मॉरल व्यूज़ शुड बी दी बेंचमार्क टू जज द वर्क ऑफ लिटरेचर। आर्ट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो है आर्ट एंड एस्थेटिक प्लेजर में उन्होंने कहा है, और इसमें जो आर्ट एंड एस्थेटिक प्लेजर में उन्होंने एग्जांपल दिया है वॉल्टर पीटर एंड ऑस्कर वाइल्ड का। एक सेकेंड, यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इन सबको, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी हम लिखे क्लियर हो, इसलिए हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। सो यहाँ पर है ना, यहाँ पर बात हो रहा है वॉल्टर पीटर, PATER, पीटर एंड ऑस्कर, ये आर है, ठीक है, वाइल्ड, WILDE, ठीक है। तो आर्ट एंड एस्थेटिक प्लेजर में वॉल्टर पीटर एंड ऑस्कर वाइल्ड के हिसाब से जो एस्थेटिक है एंड आर्टिस्टिक डिलाइट शुड बी, और इनके हिसाब से जो है ना, पहले वाला क्या था आर्ट और मोरालिटी में कि मॉरल व्यूज़ के ऊपर जज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कि एक आर्ट को एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक डिलाइट शुड बी द बेंचमार्क टू जज द वर्क ऑफ लिटरेचर। आर्ट शुड बी फॉर डिलाइट एंड प्लेजर ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें वॉल्टर क्या बोल रहे हैं, वॉल्टर पीटर या फिर ऑस्कर वाइल्ड बोल रहे हैं कि ना एक आर्ट को आर्ट की तरह ही देखना चाहिए। और एक आर्ट क्यों यूज़ होता है, एक आर्ट डिलाइट और प्लेजर के लिए यूज़ होता है, प्लेजर फॉर मैनकाइंड, ठीक है। इसलिए एक आर्ट को एक आर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। क्यों हम लोग उसमें कोई भी वो डालें मॉरल व्यूज़, आइडियाज़, या फिर कोई भी होता है ना कि क्यों हम लोग उसमें अपना रियलिज्म को ही प्रूव करने लगे। एक आर्ट है, आर्ट फॉर डिलाइट, आर्ट एंजॉयमेंट के लिए होता है, तो वो उसके लिए ही होना चाहिए, आर्ट को उस बेसिस पे ही जज करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अब हम लोग बात करते हैं कि मैथ्यू एंड्रॉल क्रिटिक के हिसाब से मैथ्यू एंड्रॉल का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैथ्यू एंड्रॉल बोल रहे हैं कि जो बिजनेस है क्रिटिसिज्म का, द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ नॉट टू फाइंड फॉल्ट और नॉट टू डिस्प्ले द क्रिटिक्स ओन लर्निंग एंड इन्फ्लुएंस, but it is to know the best which has been taught and said in the world, and by using this knowledge to create a current of fresh and free thought। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि क्रिटिसिज्म जो है ना, ये इज़ नॉट टू फाइंड फॉल्ट। इसका क्रिटिसिज्म नहीं होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ में फॉल्ट निकालें, सिर्फ वही क्रिटिसिज्म नहीं होता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि अगर मान लो हम लोग एक कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ हम लोग कमी निकाले, वो क्रिटिक्स नहीं करते। उसमें क्या अच्छाई है, उससे क्या है, मतलब उसको सही से जज करना, सही से बताना इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ क्रिटिक, इज़ व्हाट इज़ अ क्रिटिसिज्म, ठीक है। अगर हम लोग एक वर्क को सही से बता पा रहे कि हाँ तुम्हारे वर्क में ये कमी है, तुम ये कर सकते। क्रिटिसिज्म किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं होता है। क्रिटिसिज्म कैन बी बोथ नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। सो इसमें मैथ्यू एंड्रॉल ने वही कहा है। उसके बाद है कि स्टडी ऑफ पोइट्री जो है वो द फर्स्ट ऐसे in the volume 1888, in the 1888 volume was originally published as general introduction to 2H। जो ये जो स्टडी ऑफ पोइट्री है ये फर्स्ट वॉल्यूम 1888 में पब्लिश किया गया था। 1888 में फर्स्ट वॉल्यूम इसका पब्लिश किया गया था एज द जनरल इंट्रोडक्शन टू TH वर्ड, THWARD, TH वर्ड्स एंथोलॉजी द इंग्लिश पोएट्स के लिए इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ्यू एंड्रॉल एक मॉरलिस्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कलर, इसमें बात करते हैं मॉरलिस्ट, मैथ्यू एंड्रॉल अ मॉरलिस्ट, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एज अ क्रिटिक मैथ्यू एंड्रॉल जो है वो एक मॉरलिस्ट भी है and has very definite ideas about what poetry should be and should not be। A poetry जो है of revolt, a poetry of revolt against moral ideas he says is a poetry of revolt against। अगर एक poetry है और वो revolt करी है, वो against moral ideas के ऊपर revolt करी है, तो वो जो poetry है वो revolt करी है, वो सिर्फ moral ideas के ऊपर revolt नहीं करी है, वो it is revolting against life and a poetry of indifference to moral ideas is। और ये बोल रहे हैं कि जो पोइट्री मॉरल आइडियाज़ से इंडिफरेंट है, जो पोइट्री मॉरल आइडियाज़ के बारे में बात नहीं कर रही है, वो पोइट्री इज़ इंडिफरेंट टू लाइफ। तो वो लाइफ के बारे में भी बात नहीं कर रही है, वो कोई लाइफ लेसन्स नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसका नोट्स के लिए हम इसका लाइन पढ़ देते हैं कि एज अ क्रिटिक
Arnold is essentially a moralist and has very definite ideas about what poetry should be and what should not be. ठीक है, a poetry a revolt against moral ideas, he says, is a poetry of revolt against life, comma, and a poetry of indifference to moral ideas is a poetry of indifference to life. तो इसमें है कि आर्नोल्ड के हिसाब से जो होमर है, होमर इफ़ यू नो, होमर जो है ग्रीक फिलोसोफर थे जो फर्स्ट में एकदम लिखे थे होमर, ठीक है. सो वी एग्जैक्टली डोंट नो हु होमर इज़, तो उनके बारे में आर्नोल्ड बोलते हैं वी एग्जैक्टली डोंट नो हु होमर इज़ बिकॉज कोई लोग बोलते हैं कि होमर एक सीरीज़ का नाम है, एक टोटल बुक का नाम है, तो वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है. लेकिन हम लोग मानते हैं कि होमर जो है ही वॉज द फर्स्ट राइटर, ठीक है. होमर ने बहुत सारे अच्छे लिखे हैं प्लेज, ठीक है. तो इसमें हो रहा है कि जो आर्नोल्ड बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड होमर जो है इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ सिंपल ग्रैंड स्टाइल के बेस्ट मॉडल है. होमर बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है, सिंपल ग्रैंड स्टाइल को. वाइल मिल्टन जो है इज़ द बेस्ट मॉडल टू सीवियर ग्रैंड स्टाइल. और डांटे के पास दोनों है. डांटे इज़ हाउएवर एग्जाम्पल ऑफ बोथ. आई थिंक, इसमें आर्नोल्ड बोल रहे हैं, आई थिंक इट विल बी फाउंड दैट द ग्रैंड स्टाइल अराइजेज इन पोइट्री व्हेन अ नोबल नेचर पोएटिकली गिफ्टेड ट्रीट्स विद सिंप्लिसिटी. तो इसमें बोल रहे हैं कि और दी सिवियर हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि एक जो ग्रैंड स्टाइल्स लिखते हैं जो वो सब लिख रहे हैं वो उनका नेचर में ही है, ठीक है. एक पोइट्री जो है, एक पोएट जो है वो पोएटिकली गिफ्टेड होता है, तभी वो सिंप्लिसिटी को वो सिंप्लिसिटी से ट्रीट करता है. और जहाँ सीरियस होना है जिस सब्जेक्ट्स में वो वहाँ पे सीरियस होते हैं, ठीक है. एरिस्टोटल उनके हिसाब से एरिस्टोटल सेज दैट पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री. वो हिस्ट्री से पोइट्री ज़्यादा सुपीरियर है सिंस इट बेयर्स द स्टैम्प ऑफ हाई सीरियसनेस एंड ट्रुथ. बिकॉज पोइट्री जो है उनके पास स्टैम्प या फिर वो पोइट्री जो है सीरियसनेस के ऊपर भी बात किया जाता है और ट्रुथ होता है उनके हिसाब से, ठीक है. इफ़ ट्रुथ एंड सीरियसनेस आर वांटिंग इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएम, so will the truth poetic stamp of diction and movement be found wanting in its style and manner. Hence the two, the nobility of subject matter and the superiority of style and manner are proportional and cannot अकर इंडिपेंडेंटली. मतलब इसमें एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट्स है, नोबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और जो सुपीरियरिटी ऑफ स्टाइल है, वो अकेले नहीं आ सकता. अगर एक सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में हम लोग बात करें अगर वो एक नोबल है तो उसमें नोबल स्टाइल होगा, सुपीरियर स्टाइल होगा, वो आप कैसे भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. और इसलिए वो अकेले नहीं आ सकते, दोनों एक वन कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली, ठीक है. एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, ये ARIS. आर्नोल्ड जो है अरिस्टोटल का व्यूज़ लिए हैं. आर्नोल्ड हैज़ टुक अप एरिस्टोटल्स व्यूज़ asserting the true greatness of poetry and is given by, क्योंकि देखो एरिस्टोटल जो है पोएटिक्स बुक लिखे हैं, ठीक है. एरिस्टोटल तो आर्नोल्ड जो है ना उनका आइडियाज़ लिए हैं इसमें कि जो एरिस्टोटल है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन पोइट्री, ठीक है ना, ग्रेटनेस इन पोइट्री. और वहाँ पर उन्होंने दिया भी है कि ट्रुथ एंड सीरियसनेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर के बारे में उन्होंने बात किया एंड दी हाई डिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ इट्स स्टाइल एंड मैनर एंड ऑल्दो इंडेप्टेड टू, ठीक है. इसमें क्या है ना कि एक पोइट्री में हाई डिक्शन होता है, उनका मूवमेंट होता है, स्टाइल होता है, जिसमें मीटर यूज़ होता है, बहुत कुछ यूज़ होकर एक पोइट्री बनता है, ठीक है. तो इसमें सब बोल रहे हैं कि जो है एरिस्टोटल के हिसाब से पोइट्री को जो है ना, पोइट्री बहुत ज़्यादा ग्रेट है, पोइट्री में ग्रेटनेस है, ठीक है. जिस स्टाइल से पोइट्री को लिखा जाता है, जिस सीरियसनेस या फिर जिस सिंप्लिसिटी से अपना व्यू पॉइंट्स को रखा जाता है, ठीक है ना, दैट्स रियली वेरी ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में आर्नोल्ड बात कर रहे हैं वो है पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है. पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. तो आर्नोल्ड के हिसाब से आर्नोल्ड asserts that literature and specifically poetry is the criticism of life. उसके बारे में वहाँ बोल रहे हैं कि पोइट्री में, इन पोइट्री, this criticism of life must conform the laws of poetic truth and poetic beauty, truth and seriousness of matter, felicity and perfection of diction and manner, and are exhibited in the best poets are what constitutes a criticism of life. इसमें ना सब चीज़ में एक ही बात हो रहा है कि प्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है. कि बहुत देखो इसमें सब में एरिस्टोटल ने वही कहा, सब चीज़ में एक ही हो रहा है, बस हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए ताकि आंसर्स अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, ठीक है. और तुम्हें भी बाकी सब स्टूडेंट्स को ज़्यादा पॉइंट्स लिखना है, बिकॉज बिना पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलेगा. अगर ऐसा सोच रहे हो कि 2 पेज लिखने से ही बहुत ज़्यादा, अगर तुम अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स, तो
ऑब्वियसली तुमको 10 मार्क्स से 7 मिल सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ टू गेन फुल मार्क्स यू एटलीस्ट हैव टू राइट मैनी पेजेस विथ प्रोडक्टिव आंसर्स, है ना. सो इसमें लिखना होगा एरिस्टोटल के हिसाब से, एरिस्टोटल नहीं, रॉन्ग, आर्नोल्ड के हिसाब से. आर्नोल्ड सेज दैट पोइट्री के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें कि जो पोइट्री है, इन पोइट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मस्ट कन्फर्म टू द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड जो पोइट्री है, अगर हम पोइट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसमें लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ और पोइटिक ब्यूटी एंड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि एक पोइट्री में पोइटिक ट्रुथ है कि नहीं, ब्यूटी है कि नहीं, पोइट्री का सीरियसनेस ऑफ लाइफ है कि नहीं, फिलोसफी, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर वो पोइट्री को लिखा गया है कि नहीं. ठीक है. की कंपोनेंट्स ऑफ पोइट्री क्या है, की कंपोनेंट्स ऑफ पोइट्री. उसके बाद है कि द सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑफ ट्रुथ एंड सीरियस, वो जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स, जो प्रोटैगनिस्ट या फिर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो ट्रुथ है कि नहीं, वो ट्रुथ है कि नहीं, कैरेक्टर्स ऑफ ट्रुथ और सीरियसनेस इन द मैटर एंड सब्सटेंस ऑफ द बेस्ट पोइट्री इज इनसेपरेबल फ्रॉम द सुपीरियरिटी ऑफ डिक्शन एंड मूवमेंट मेकिंग इट स्टाइल एंड मैनर. इसके बाद आर्नोल्ड जो है ना चौसर का व्यू के ऊपर भी बात करते हैं. इसमें चौसर के बारे में बताते हैं आर्नोल्ड कि इन स्पाइट ऑफ हिज वर्च्यूज सच एज बेगनिटी, लार्जनेस एंड स्पॉन्टेनिटी लैक सीरियसनेस. चौसर के जो राइटिंग्स है आर्नोल्ड के हिसाब से कि उनके वर्च्यूज़ के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ हिज वर्च्यूज़, ठीक है ना, आर्नोल्ड चौसर के पास बहुत सारे वर्च्यूज़ थे, जैसे कि बिग्निटी, उनके पास लार्जनेस था, स्पॉन्टेनिटी था राइटिंग्स में, लेकिन वो जो राइटिंग्स है इट लैक्स सीरियसनेस. उन राइटिंग्स में, चौसर के राइटिंग्स वर्क्स में सीरियसनेस नहीं था. बर्न्स टू लैक्स इनसफिशिएंट सीरियसनेस. बर्न्स जो है, बर्न्स एक अलग राइटर है, चौसर के बारे में तो बताया, उन्होंने कहा कि इट लैक्स सीरियसनेस. बर्न्स के बारे में बोल रहे हैं कि ही टू लैक्स sufficient seriousness because he was hypocritical in that while he adopted a moral stance in some poem of his, in his private life he floated morality. ठीक है. Return to classical views. Arnold believes that a modern writer should be aware that contemporary literature is built on the foundations of past and should contribute to future by continuing from tradition. तो इसमें आर्नोल्ड बोल रहे हैं कि एक मॉडर्न राइटर को पता रहना चाहिए कि जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो उनका जो फाउंडेशन है वो पास्ट से ही आए. तो जब लिखते हैं कोई भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स तो उनको पास्ट के बारे में याद रख के लिखना चाहिए कि हम लोग वो पास्ट ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा टच स्टोन के बारे में, शायद हमने आगे आप लोग को बताया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ये क्या है, एक रिविजन, कि ये जो है इज़ कंपेयरिंग या फिर जर्जिंग द एनालिसिस ऑफ पोइट्री पोएट्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. और इन्होंने ये टच स्टोन मेथड को यूज़ किया है चौसर, ड्राइडन, पोप एंड शेली. ठीक है. फॉल शॉर्ट ऑफ बेस्ट विच दे लैक हाई सीरियसनेस. और इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये लोग जो है ये लोग लैक करते हैं हाई सीरियसनेस. ठीक है. आर्नोल्ड्स आइडियल्स पोएट्स. आर्नोल्ड के आइडियल पोएट्स कौन कौन है, होमर और सोफोक्लिस, ये एंशिएंट टाइम्स के पोएट्स हैं. डांटे एंड मिल्टन एंड अमंग मॉडर्न गॉथे एंड वर्ड्सवर्थ. आर्नोल्ड इन लोग को फॉलो करते हैं. ठीक है. आर्नोल्ड के ये सब आइडियल पोएट्स है कौन कौन है, होमर, सोफोक्लिस, डांटे, मिल्टन, गॉथे एंड वर्ड्सवर्थ. ठीक है. और बाकी जो लोग लैक सीरियसनेस करते हैं, जो लोग दोज पोएट्स हु लैक सीरियसनेस आर अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड चौसर, ड्राइडन, पोप एंड शेली. ठीक है. आर्नोल्ड पुट्स वर्ड्सवर्थ इन द फ्रंट रैंक नॉट फॉर हिज पोइट्री बट फॉर हिज क्रिटिसिजम्स ऑफ लाइफ. तो जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है क्रिटिसिजम्स ऑफ लाइफ, उसके वजह से आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ को जो है फर्स्ट रैंक में रखते हैं. ठीक है. ऑफ एडमायरिंग देम एज हिज आइडियल पोइट्स. ओके. ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस राइटर के बारे में मिल्टन आर्नोल्ड ने बात किया है और किस किस राइटर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि दे लैक हाई सीरियसनेस. तो वो क्या क्या है, डांटे है, ड्राइडन है, डांटे नहीं है, चौसर, ड्राइडन, पोप एंड शेली. और उन्होंने कहा है कि वो लोग किनको अपना आइडल पोएट्स मानते थे, तो वो थे डांटे, मिल्टन, गॉथे, वर्ड्सवर्थ और एक है होमर, सोफोक्लिस. होमर और सोफोक्लिस दोनों एशियन टाइम्स के ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक पोइट्री राइटर्स है. ठीक है. उसके बाद ना देखो आर्नोल्ड ने ना 3 एस्टिमेट्स के बारे में बात किया है यहाँ पे, रियल एस्टिमेट, हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ध्यान उन्होंने फेलिसीज ऑफ रियल एस्टिमेट के बारे में, उनका जो है मानना कि हमें एक पोइट्री को रियल एस्टिमेट के द्वारा जज करना चाहिए. ठीक है. पर्सनल और हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट होता है. पर्सनल हम उसको तब बोलते हैं जब हम लोग एक मूवी देख रहे हो मान लो. ठीक है. और उसमें हमको जो कैरेक्टर्स पसंद है हम सिर्फ उनका साइड ले रहे हैं क्योंकि वो मेरा पर्सनल थिंग है. ठीक है. लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि विलेन ऐसा क्यों कर रहा है.
लेकिन जब हम लोग रियल एस्टिमेट के द्वारा करते हैं तो हम लोग हर साइड के व्यू पॉइंट्स को लेके ये बात सोचते हैं, ठीक है, कि कौन कितना क्या कैसे कर रहा है, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए। और हिस्टोरिकल एस्टिमेट होता है कि हम लोग उस टाइम को लेके कि हाँ उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा इसलिए वो ऐसा लिखे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है आर्नोल्ड के हिसाब से। इसलिए आर्नोल्ड बोलते हैं कि वो एक पोइट्री को रियल एस्टिमेट की तरह जज करते हैं, या फिर हमें रियल एस्टिमेट की तरह जज करना चाहिए, ठीक है। वाइल एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑफ हिस्टोरिक एंड पर्सनल द रियल ही राइट्स, जब वो इन तीनों के ऊपर अपना व्यूज बोल रहे थे तो वो लिखते हैं कि इन रीडिंग पोइट्री अ सेंस फॉर द बेस्ट, द रियली एक्सीलेंट एंड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड जॉय टू बी ड्रॉन फ्रॉम इट शुड बी प्रेजेंट इन आवर माइंड्स एंड शुड गवर्न आवर एस्टिमेट ऑफ वॉट वी रीड, ठीक है। But this real estimate, the only true one, is reliable and be superseded if we are not watchful. The two other kinds of estimate and historic estimate and the personal estimate, both of which are fallacious. ठीक है, ये तो अभी हमने समझा दिया। नेक्स्ट है कि ना, नेक्स्ट इन्होंने आर्नोल्ड ने सबके बारे में क्या क्या कहा है वो हमने बनाया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा अगर हम एक एक करके ये देते रहे तो अगर ये वीडियो अच्छा ये होता है तो फिर आई विल गिव अबाउट व्हाट आर्नोल्ड हैज़ रिटन अबाउट ऑल दी अदर राइटर्स, ठीक है। तो आई एम जस्ट एंडिंग माई वीडियो हियर। थैंक यू, गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट टू। बाय बाय।